हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को, गुड इवनिंग। मैं दीपक सर शिक्षा कुल क्लासेस पे एक बार सभी लोग का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग इस समय पीसीएस प्रीलिम 2024 को टारगेट करके यहां पर अपनी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पर बच्चे हम सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं आप लोग को कि भारतीय इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक का नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इस क्रांति से देखिए मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम में भी क्वेश्चन आते हैं। हम लोग चूंकि 2024 प्रीलिम को फोकस करके पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से चीजों को थोड़ा सा लेके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपके मेंस की चीजें कवर नहीं होंगी, थोड़ी बहुत तो कवर होंगी। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। सबसे पहला क्वेश्चन यह उठता है कि क्या 1857 की क्रांति कोई एक तात्कालिक घटना का परिणाम थी? क्या अचानक लोगों के मन में गुस्सा बैठा और उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी क्रांति अथवा विद्रोह तात्कालिक कारणों के कारण तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पृष्ठभूमि में, उसके बैकग्राउंड में तमाम कॉजेज काफी पहले से चले आ रहे थे या चले आते रहते हैं। किसी भी रिवोल्ट या रिवेलियन को आप उठाओगे तो यहां पर देखोगे कि उसमें आपको ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक उसी प्रकार रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे कुछ भारतीय इतिहासकार जिसे एक क्रांति की संज्ञा देते हैं, जबकि विदेशी इतिहासकार जिसे एक विद्रोह की संज्ञा या सिपाही म्यूनिटी कहते हैं, यानी कि सिपाही विद्रोह की संज्ञा देते हैं। मुगल साम्राज्य हम लोग जानते हैं कि अकबर के टाइम, अकबर के समय ही धीरे धीरे अकबर के टाइम से थोड़ा सा पहले ही बात कर लें, यानी कह लें कि हम लोग हुमायूं के टाइम 1498 की बात हो रही है, जब शेरशाह, हुमायूं, इन लोग का दौर चल रहा था। धीरे धीरे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो जाता है। जहांगीर के समय आते आते तक हम देखते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री लगानी स्टार्ट कर देती है जहांगीर के टाइम में आकर, क्योंकि 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपना पहला अस्थायी कारखाना यानी टेम्परेरी फैक्ट्री कहां पर लगाती है, तो वो लगाती है आपके मसूलीपट्टनम में। लेकिन 1613 आपका 13 में क्या करती है, यहां पर आपकी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाई जाती है। कहां पर? तो गुजरात में, गुजरात के सूरत शहर में। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर में इसमें क्या क्या ऐसी चीजें रही, लेकिन उन चीजों से पहले मैं सारी चीजों पे आपको चर्चा करूंगा, लेकिन उन चर्चा करने से पहले सबसे पहले बता दूं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 को जब हम लोग पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, तो इसमें एक बैकग्राउंड हमें मिलेगा, पृष्ठभूमि देखनी होगी। कॉजेज काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं प्रीलिम में। फिर इसका प्रसार कैसे हुआ, ठीक है, नेचर कैसा था इस क्रांति का, इस क्रांति के फेल्योर होने के कॉजेज क्या क्या रहे, रीजन क्या रहे, और लास्टली इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया। तो इन टॉपिक के आधार पर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे जिनके आधार पर हमें यह टॉपिक कंप्लीट करना होगा, ठीक है। बैकग्राउंड, सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद कॉजेज पे आएंगे। अगर रिवोल्ट ऑफ 1857 के हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं, 1857 की क्रांति की बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को कि यह रिवोल्ट या रिवेलियन एक दिन का परिणाम नहीं था, बल्कि यह काफी लंबे समय का परिणाम था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहां पर मैं वर्ल्ड का एक छोटा सा हाफ मैप बनाकर आप लोग को चीजें थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर हम देखते हैं कि ये है अपना इंडिया, ये है अपना इंडिया, ये इंडिया यहां पर, ठीक है।
और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये यूरोपीय जो कंपनीज थी ये कुछ इस तरह से यहां पर जुड़ जाती हैं। इसको थोड़ा सा और हम लोग एबव ले लें, अगर ऊपर ले लें यहां पर ऐसे, तो ये सारी चीजें हम लोग को जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें तो यहां पर सबसे पहले कहा जाता है कि पोर्तुगीज, आप लोग को पता है कि सबसे पहले इंडिया में ट्रैवल करके कौन आते हैं, पोर्तुगीज आते हैं। और पोर्तुगीज कहां से निकले थे तो कहा जाता है यहां पे पड़ता है पुर्तगाल, और पुर्तगाल की कैपिटल होती थी लिस्बन। लिस्बन से निकलता है कौन, वास्को डिगामा। ये थोड़ा सा मैप में और यहां पे थोड़ा फेयर कर दूं तो चीजें और बेहतर आप लोग को समझ में आएंगी। इंडिया को थोड़ा सा छोटा करना होगा हम लोग को। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करें, ये अफ्रीका, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके यूरोपियंस कंट्री हो गए। ठीक है, और यहीं से लग के आपका क्या होता था, यहां पर आप बैठा लो किसको, इंडिया को। मैं एक रफली मैप बना रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग हम केवल आपको समझाने का उद्देश्य है यहां पर। ठीक है, और यहां पर हम लोग जानते हैं ये क्या हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका, और यहां हो जाता है आपका साउथ अमेरिका। ये आपका साउथ अमेरिका हो जाता है। तो यहां पर देखें कि सबसे पहले क्या होता है, 1498 में निकलता है कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा निकलता है, हालांकि चला था 1497 में। ये लिस्बन से निकलता है और लिस्बन से क्या करता है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाता हुआ, ये पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाता हुआ फाइनली कहां पे पहुंचता है, तो ये पहुंचता है इंडिया। इंडिया पहुंच जाता है कहां पे, केरला में। केरला में कौन सा, कालीकट पोर्ट पे पहुंचता है कब, 1498, 1498 में। पोर्तुगीज यहां से निकला कब, वास्को डिगामा 1497 में निकलता है, और 1498 में कहां पहुंच जाता है, इंडिया के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। कालीकट बंदरगाह के संदर्भ में कहा गया है, ये याद रखेंगे, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है क्या है, ये आपका इंडिया है, ये इंडिया हो गया। अब यहां पर 1498 में यहां पे वास्को डिगामा पहुंच गया। अब वास्को डिगामा जब 1498 में यहां पे पहुंच गया तो कहा गया है कि यहां पर आखिर में क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई यूरोपियंस को कि वो क्या करें, इंडिया के लिए एक सी रूट की तलाश करें। ऐसा क्या जरूरत थी, तो कहा जाता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था स्पाइसेस। स्पाइसेस की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। कहा जाता है कि उस समय यूरोप में जो आपके साउथ इंडियन स्पाइसेस और इंडिया के आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड से, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्नियो, ये सारे के सारे आइलैंड्स क्या कहलाते थे, स्पाइसेस आइलैंड कहलाते थे। कहां पर, यूरोपीय कंट्री में। अब समस्या यह थी कि यूरोप के लोगों ने सबसे पहले क्या किया, यूरोप में गरम मसालों की डिमांड ज्यादा थी। ठीक है, जो स्पाइसेस थे, स्पेशली कौन सी, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर की डिमांड सबसे ज्यादा थी कहां पर, यूरोप में। अब यहां के लोग क्या करते थे, यहां के लोग डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे कंडीशन में बीच में क्या पड़ता था, अरब के यहां पे ट्रेडर आते थे और कुस्तूनिया के ट्रेडर्स आते थे। कुस्तूनिया और अरब के ट्रेडर्स क्या करते थे, इस यूरोपीय और इंडियन जो आपका ट्रेड होता था, इस ट्रेड में मीडिएटर की भूमिका में होते थे। अब इसमें क्या था कि ये बिजनेस जो था ना, वो प्रॉफिट का बहुत ज्यादा बिजनेस था, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं यहां पे कहा जाता है यूरोपियंस कोशिश करते हैं यहां से ट्रेड करने के लिए साउथ इंडिया और आसपास के आइलैंड से। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जब ये लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो ट्रेड के दौरान क्या होता है कि यहां पर अरब और कुस्तूनिया के जो ट्रेडर्स थे, इन्हें लगा कि अगर ये यूरोपियंस डायरेक्ट ट्रेड में आ जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट का धंधा क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब कभी कभी कहता है कि आखिर में यूरोप में क्यों डिमांड थी इन स्पाइसेस की, तो कहा जाता है कि यूरोप का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था, उस क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या होते थे कि यहां पे सर्दियां ज्यादा पड़ती थी, बर्फ ज्यादा टाइम रहता था, जिसके कारण क्या होता था, ये लोग मैक्सिमम रेड मीट पर डिपेंड होते थे। और रेड मीट को प्रिजर्व करने के लिए इन्हें क्या चाहिए थी, स्पाइसेस की जरूरत होती थी। इसलिए इन स्पाइसेस की डिमांड क्या होती थी, यहां पर ज्यादा थी यूरोप में। ऐसे कंडीशन में यूरोपियंस चाहते थे कि वो डायरेक्ट इन जो आपके स्पाइसेस आइलैंड है, जैसे साउथ इंडिया,
या फिर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यहां से वो डायरेक्ट ट्रेड करें। कोशिश भी की यूरोपियंस ने, लेकिन अरब, यहां पे जो अरब व्यापारी बैठे थे, अरब ट्रेडर एंड कुस्तूनिया के जो ट्रेडर बैठे हुए थे, इन लोगों ने क्या किया, इन यूरोपियन ट्रेडर्स को जब इन्होंने डायरेक्ट ट्रेडिंग शुरू की तो इन्हें लूटना स्टार्ट कर दिया। इसलिए इन्हें सेफ्टी यहां पर फील नहीं हुआ। अब यूरोपियंस को लगा कि ये प्रॉफिट का बिजनेस है, और चूंकि भाई लगातार डिमांड बढ़ रही थी, ऐसे कंडीशन में उन्होंने सोचा क्यों ना एक सी रूट की तलाश की जाए जिससे हम डायरेक्ट इंडिया पहुंच जाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इस समय सी रूट की तलाश तो चल रही थी, बट अभी तक हमारे पास कैंपस नहीं था, कैंपस का आविष्कार नहीं हुआ था। इसी कंडीशन में कहा जाता है 1492-93 के दौरान कहा जाता है कि निकलता है कोलंबस। किसके लिए? इंडिया को ढूंढने के लिए। इंडिया को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि यह कह लें कि इंडिया के सी रूट को ढूंढने के लिए निकलता है, समुद्री मार्ग के लिए। लेकिन कैंपस न होने के कारण रास्ता भटक जाता है और पहुंच जाता है कहां पे? तो कोलंबस सीधा पहुंच जाता है आपका कहां पे? अफ्रीका, यहां पर साउथ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका पहुंच जाता है। कोलंबस साउथ अमेरिका की खोज कर देता है। इसके बाद इसी दौरान कहा जाता है कि जो पुर्तगाल राजकुमार था, जो यहां का प्रिंस था, जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर, इसने क्या किया? कैंपस की खोज कर ली। और जब कैंपस बना लेता है तो कैंपस बनाने के बाद अब समुद्री यात्राएं आसान हो गई। अब इसी कैंपस को लेकर जो पोर्तुगीज आपका कैपिटल हुआ करता था लिस्बन से 1497 में निकलता है वास्को द गामा, और पूरा यहां पे अटलांटिक ओशियन का चक्कर लगाता हुआ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाता हुआ, और फाइनली 1498 पे पहुंच गया साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहुंचता है कहां पे? केरला में पहुंचता है। और केरला का एक पोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था क्या था? कालीकट। यहां पर एक पोर्ट सिटी थी जिसका नाम था क्या? कालीकट, याद रखेंगे, ठीक है। कालीकट यहां पर पोर्ट पे पहुंचता है, और कालीकट पोर्ट पे पहुंचकर क्या करता है? कहा जाता है कि यहां पे कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, और यहां का रूलर हुआ करता था जमोरिन, ठीक है। जमोरिन यहां पर क्या करता है? इसका भव्य स्वागत करता है, वेलकम करता है, क्योंकि भारत का कॉन्सेप्ट था अतिथि देवो भव, तो यहां पे भव्य स्वागत किया जाता है। भव्य स्वागत करने के बाद कहा जाता है कि जमोरिन जब इसका भव्य स्वागत करता है तो फिर वास्को डी गामा इंडिया से वापस होता है। जब वास्को डी गामा इंडिया से वापस होता है तो यहां पे जमोरिन पूछता है जाते समय कि आपको क्या चाहिए, तो वास्को डी गामा कहता है ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और जितनी पॉसिबिलिटी थी उसके सिप पर क्या किया जाता है? ब्लैक पेपर लोड कर दिया जाता है। वास्को डी गामा इंडिया से वापस होता है और पुर्तगाल पहुंचता है। जब पुर्तगाल पहुंचता है तो वो जो ब्लैक पेपर लेकर आया था उसकी मार्केटिंग करता है और उसे मार्केट में बेचता है। तो कहा जाता है कि उसके आने और जाने में जो एक्सपेंसेस लगे थे, जो खर्चे लगे थे, उनको निकालने के बाद उसे 60 गुने का फायदा होता है। और यूरोपीय बाजारों में यह बात तेजी के साथ फैल जाती है कि इंडिया के लिए सी रूट की तलाश कर ली गई है, और यहां से जो स्पाइसेस का बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला बिजनेस है। और इसी के साथ अब भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और आसपास के जो आइलैंड्स थे, जो स्पाइसेस आइलैंड कहलाते थे, वहां पर धीरे धीरे यूरोपीय कंपनीज का आना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी क्रम में हम आगे देखें तो यहां पर देखें, अब हम आते हैं सीधे सीधे इंडिया को। अब इंडिया की मैपिंग करते हैं, क्योंकि यहां पर सारी कहानी इंडिया को ही लेकर चलेगी। अब यहां पर देखें तो पोर्तुगीज आ गए। जब पोर्तुगीज इंडिया में आ जाते हैं तो पुर्तगाली इंडिया आने के बाद क्या करते हैं? सबसे पहले आपका पूरा का पूरे वेस्टर्न घाट पे, ये पूरा के पूरे वेस्टर्न घाट पे क्या करते हैं? पोर्तुगीजों का कैप्चर हो जाता है, पुर्तगाली यहां पे कैप्चर कर लेते हैं। इसी क्रम में हम लोग जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ से क्या करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड की जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई जाती है कब? 1599 में। और 1599 में बनाने के बाद से क्या होता है? 1600 AD में ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? महारानी से एक चार्टर्ड एक्ट लेती है, एक एक्ट लेती है, और इस एक्ट के थ्रू कहां पे? तो कहा जाता है कि इंडिया और आपके जो स्पाइसेस आइलैंड से यहां से ट्रेडिंग का परमिशन लेती है। और अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी निकलती है कहां के लिए?
तो भारत के लिए निकलती है। लेकिन ये लोग, चूंकि इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, इनका प्राइमरी एम क्या था, केवल ट्रेड, तो ये इंडिया ना आकर कहां पे निकल जाते हैं, तो याद रखेंगे जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स पे यहां पर ये लोग कैप्चर करते हैं और यहां से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। यहां पर एक छोटा सा आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था वाटविया। वाटविया, वाटविया पे कहा जाता है कि यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया। यहां पर वाटविया में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर किया, और यहां पर कैप्चर करने के बाद, इस वाटविया में कैप्चर करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साउथ ईस्ट एशिया में पहला यहां पर क्या करती है, अपना हेडक्वार्टर बनाती है, या कह लें साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में अपना पहला हेडक्वार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहां बनाया, वाटविया। ये आइलैंड किसका था, इंडोनेशिया का एक छोटा सा आइलैंड था, इसे अपना हेडक्वार्टर बना लेती है। अब चूंकि पोर्तुगीज यहां पर पूरी तरह से वेस्टर्न घाट पे कैप्चर कर चुके थे, मुगल एम्पायर धीरे धीरे अब डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, मुगल एम्पायर वीक पड़ रहा था। साथ साथ में लोकल डायनेस्टियां यहां पे, जैसे हम लोग बात करें, जैसे बंगाल, यहां पर क्या मिलता है भाई, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर क्या हो गया, बंगाल यहां पे डेवलप हो रहा था। यहां पर हम देखते हैं अवध, यहां पर अवध आपका डेवलप हो रहा था। ठीक है, अवध अपने आप को यहां पे फ्री करने की कोशिश कर रहा था। साथ साथ ये क्या था भाई, हैदराबाद, हैदराबाद का जो निजाम था वो भी अपने आप को क्या कर रहा था, सेपरेट करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, कर्नाटका, यहां पर कर्नाटका, जो कर्नाटका था, कर्नाटका अलग यहां पर स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहा था। तो ये छोटी छोटी डायनेस्टियां अब अपने आप को यहां पर स्वतंत्र करने की। दिल्ली की बात करते हैं, यहां पर जब दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली, तो दिल्ली में कौन था भाई, यहां पर मुगल एम्पायर थे जो धीरे धीरे अब क्या हो रहे थे, पतन हो रहा था इनका, पोर्तुगीज हावी हो रहे थे। ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी भारत में अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहती थी। इसी क्रम में जब ये लोग यहां से निकलते हैं तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है कहां पर, साउथ इंडिया का एक शहर यहां पर जिसका नाम था मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में क्या करती है, अपना पहला हेडक्वार्टर बनाती है। तो फर्स्ट हेडक्वार्टर कब बनाया जाता है, ईयर भी याद रखेंगे, तो यहां पे वर्ष पूछा जाता है 1608, 1608 एडी में यहां पर 1608 नहीं बल्कि 1611 एडी में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना पहला टेम्परेरी फैक्ट्री लगाती है, अस्थाई कारखाना। ये टेम्परेरी फैक्ट्री था, याद रखिएगा, ये कैसा था, टेम्परेरी, अस्थाई था। ये कैसा था, अस्थाई कारखाने की स्थापना करती है। इधर पोर्तुगीज आपके पावरफुल हो रहे थे, इधर मसूलीपट्टनम में ब्रिटिशर आ गए। इसी बीच फर्स्ट आपका यूरोपियन डेलीगेशन इंडिया आता है कब, 1608 में। यूरोप से एक डेलीगेशन निकलता है 1608 में, कहां के लिए, तो कहा जाता है मुगल दरबार में पहुंचता है। मुगल रूलर हुआ करता था जहांगीर, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है कौन, कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस यहां पहुंचकर कहा जाता है कि कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है, इंडिया में अपनी परमानेंट फैक्ट्री लगाने की बात करता है, किससे, जहांगीर से। जहांगीर उसे परमिशन दे देता है। फाइनली इसी क्रम में कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थोड़ी सी पावरफुल होती है और ये क्या करती है, सूरत में, गुजरात का सूरत शहर, सूरत शहर में इन लोगों ने क्या किया, 1613 में अपनी पहली परमानेंट फैक्ट्री लगाती है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली परमानेंट फैक्ट्री 1613 में कहां पे लगा दी गई, सूरत में लगा दी गई। अब सूरत में इनकी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है। अब कंपनी लगाए जाने के बाद अब धीरे धीरे क्या हुए कि यहां पर यह देखा गया कि इंडिया की सबसे बड़ी उस समय समस्या यह थी कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था और जो लोकल डायनेस्टियां थी जैसे बंगाल, अवध या फिर कर्नाटका या फिर आप बात करें हैदराबाद, ये सब अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे।
ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी बीच में डच भी आ चुके थे इंडिया में, ठीक है। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अब यहां पर जब ये यूरोपीय कंपनियां देखी, क्योंकि इनका प्राइमरी उद्देश्य, ये प्रीलिम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। कई यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था, तो प्राइमरी अगर एम पे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना, व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। फाइनली ये लोग व्यापार कर लेते हैं, और व्यापार करने के बाद कहा जाता है कि जब इन लोगों ने देखा कि जो यहां की लोकल डायनेस्टियां है, जो क्षत्रिय राजा हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं और मुगल एम्पायर वीक पड़ रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, अब लोकल डायनेस्टियों को अलग अलग सपोर्ट करना शुरू किया, यानी आपस में लड़ाना। अब धीरे धीरे इनका एम चेंज होने लगा, और एम क्या होने लगा, भारत में कैप्चर करना, और कैप्चर करने के साथ साथ क्या करना, ज्यादा से ज्यादा यहां से क्या करना, अर्न करना। ये इंडिया से इनका एम बन गया। अब ये धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर करने लगे। इंडियन पॉलिटिक्स में इंटर करते करते कहा जाता है कि इस बीच में अब धीरे धीरे क्या होता है कि आपके पोर्तुगीज कमजोर पड़ गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं आर्मेडा का वार होता है, बैटल ऑफ आर्मेडा हुआ, और आर्मेडा के युद्ध में क्या होता है कि फाइनली पोर्तुगीज हार जाते हैं यूरोप में, और भारत में उनके साथ क्या होती है, एक टेरिटरी हो जाती है, संधि हो जाती है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहां पे रास्ता रोकने वाला कोई नहीं था। डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, बैटल ऑफ बेदरा, जो बेदरा की लड़ाई हुई थी उसमें उन्हें हरा दिया। कहां पे, बंगाल में। अब यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी मूव करती है, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब मूव करके कहां से, यहां से साउथ से, यहां पर मसूलीपट्टनम, और यहां पर इनका हेडक्वार्टर बन गया था कहां पे, मद्रास में। मद्रास से ये मूव करते हैं, और मद्रास से मूव करके कहां पहुंचते हैं, बंगाल में पहुंचते हैं। बंगाल में जब ये पहुंचते हैं तो कहा जाता है इस समय बंगाल का बिल्कुल नया नया नवाब बना हुआ था। बंगाल में कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई थी किसने, मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, मुर्शीद कुली खां। लेकिन मुर्शीद कुली खां की डेथ हो चुकी थी। अब इसके बाद से कहा जाता है कि आपका बीच में सरफराज खां है। सरफराज खां के बाद से कहा जाता है कि यहां पे अली वर्दी खां का कोई लड़का नहीं था, अली वर्दी खां नवाब था, और उसके मर जाने के बाद कहा जाता है कि अली वर्दी खां की लड़की हुआ करती थी, उसी का लड़का था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब बनता है। ब्रिटिशर्स यहां पे पहुंचते हैं और 3 गांवों की यहां पर क्या करते हैं, जमींदारी लेते हैं, और जमींदारी लेने के बाद इन लोगों ने एक फोर्ट विलियम नाम का यहां पे क्या किया, सिटी स्टैब्लिश की, जो आगे चलकर हिस्ट्री में हम लोग को कोलकाता शहर के नाम से जाना गया। अब ब्रिटिशर्स फोर्ट विलियम की किलेबंदी करना चाहते थे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने इसे मना कर दिया, क्योंकि नवाब की इस समय कैपिटल कहां पे हुआ करती थी, नवाब की कैपिटल हुआ करती थी आपकी मुर्शिदाबाद। अब नवाब चाह रहा था कि यहां पर क्या हो कि ब्रिटिशर्स उसके अंडर में रहें, लेकिन ब्रिटिशर इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए बिना नवाब से परमिशन लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फोर्ट विलियम की आपकी बाउंड्री वॉल करनी शुरू कर दी, यानी घेरेबंदी शुरू कर दी। नवाब को पता चला, नवाब ने क्या किया, अचानक फोर्ट विलियम पे अटैक कर दिया। इस अटैक में कुछ ब्रिटिशर्स गिरफ्तार किए गए, जैसा कि मिस्टर हॉलवेल लिखते हैं अपनी बुक में कि 146 मेंबर गिरफ्तार किए गए, और इन्हें क्या किया गया, फुल्टा आइलैंड पे एक छोटे से कमरे में रख दिया गया, और सुबह जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो इसमें से केवल 28 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सबकी डेथ हो चुकी थी। इस घटना को इतिहास में नाम क्या दिया गया, इसे कहा गया ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना, जो कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच विवाद का कारण बना, और जिसका परिणाम रहा 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज जीत गए और नवाब हार गया, और यहीं से अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर इनडायरेक्ट कैप्चर स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे पोर्तुगीज इंडियन मार्केट से बाहर हो चुके थे, लेकिन इंडिया में अभी भी उनकी फैक्ट्रियां इत्यादि थी, ट्रेडिंग कर रहे थे। लेकिन अब पोर्तुगीज ओशियन पे कैप्चर से बाहर हो चुके थे, क्योंकि जो आपका अरेबियन सी था, इस अरेबियन सी पे अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्चर हो चुका था, जहां पे पहले पोर्तुगीज का कैप्चर था, क्योंकि यहां से निकलने वाले जहाजों से वो परमिट देते थे और उनसे पैसे लिया करते थे। लेकिन अब किसका, तो यहां पर कहा जाता है ब्रिटिशर्स की नेवी काफी अच्छी हो गई, और उन लोगों ने आपके अरेबियन सी पे कैप्चर कर लिया।
1757 के इस बैटल के बाद अब इंडिया में कहा जाता है कि एक आपके इंडिया में देखें तो यहां पर कहा जाता है कि ब्रिटिशर कैप्चर कर चुके थे और ब्रिटिशर के कैप्चर करने के बाद हम लोग देखें तो यहां पर इंडिया में केवल आपके 3 पावरफुल लोग थे जो अब डिसाइड होना था कि आखिर में इंडिया में कौन रूल करेगा। एक तो दिल्ली में था मुगल एम्पायर। दिल्ली में कौन थे भाई? दिल्ली में कौन थे? यहां पे थे आपके मुगल्स यहां पे बैठे हुए थे। यहां पे डिसाइड ये इंडिया के पावर थे। दूसरा कौन था? यहां बैठा था बफर स्टेट के रूप में कौन? अवध। ये अवध था। और तीसरा स्टेट यहां पे हुआ करता था, ये क्या था? बंगाल। ठीक है, बंगाल यहां पर हुआ करता था। अब यहां पर यह होना था कि भाई युद्ध होगा कैसे, और यहां पर क्या थी? लगभग मैक्सिमम एरिया में एक साइड में बैठी थी कौन? तो यहां पर याद रखेंगे एक तरफ हो जाती है, एक पक्ष में आके बैठ जाती है कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC एक पक्ष में आके बैठ जाती है। अब डिसाइड यह होना था कि इंडिया में आखिर में रूल कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी या यहां पे। तो यहां के इन 3 लोगों ने क्या किया? एक टेरिटरी कर ली, एक संधि बना ली और एक यूनियन बना लिया, जिसमें कौन कौन था? तो कहा जाता है इसमें दिल्ली से आपका पार्टिसिपेट करता है कौन? तो यहां पर याद रखेंगे शाह आलम सेकंड। यहां पर मुगल एम्पायर था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। ठीक है, इसके अलावा अवध का नवाब कौन होता है? शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ठीक है, और बंगाल का नवाब होता है कौन? तो बंगाल का नवाब आपका इस समय, ये बंगाल का नवाब नहीं था, इस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो कहा जाता है मीर जाफर, मीर जाफर। लेकिन मीर जाफर को क्या किया गया था? मीर जाफर से पहले जो नवाब था उसका नाम था, याद रखेंगे, मीर कासिम। तो मीर कासिम को यहां पर क्या किया जाता है? मीर कासिम। इसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? गद्दी से हटा दिया था। इन तीनों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और एक साइड में ईस्ट इंडिया कंपनी, और दोनों के बीच होता है 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसका परिणाम यह रहा कि यहां पर तीनों जो तात्कालीन पावर थे इंडिया के, जो ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज कर सकते थे, वो हार गए। हारने के बाद मीर जाफर, जो यहां पर बंगाल का नवाब था, मीर जाफर के बाद क्या किया जाता है? यहां पर इसको हटाकर नजमुद्दौला, यहां पर याद रखेंगे नजमुद्दौला को क्या किया गया था? नजमुद्दौला को यहां का नजमुद्दौला को नवाब बना दिया गया। अब नजमुद्दौला को नवाब बनाया जा चुका था। नजमुद्दौला जब नवाब बन जाता है तो अब यहां पर चूंकि ये पावर्स हार चुके थे, इसी बीच में कौन आता है? रॉबर्ट क्लाइव आता है। और यहां पर क्या होता है? 1765 में रॉबर्ट क्लाइव 1765 में क्या करता है? इलाहाबाद की टेरिटरी करता है। इलाहाबाद की, यहां पर इलाहाबाद की संधि करता है किसके साथ? तो इन पावर्स के साथ ये संधि करता है और एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का कैप्चर स्टार्ट हो जाता है। अब इस दौरान, इस बीच में, यानी कि घटना कब की हुई? तो घटना की शुरुआत हुई, हम एक तरह से कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ बक्सर, लेकिन हम लोग मान लेते हैं 1757 से लेकर कब? 1857, यानी 1757 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे इनडायरेक्ट कैप्चर किया, और वहां से लेकर 1857, यानी कि पूरे 100 साल, 100 ईयर। इन 100 सालों में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी रही, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में गुस्सा बैठा रही थी, जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के क्या कर रही थी? एक बेस तैयार कर रही थी, एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। ठीक है, अब वो देखते हैं कि उन बेसिस में हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यहां पे चर्चा करता हूं। बैकग्राउंड ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पर बैकग्राउंड में चीजें मैंने बता दी। जैसे 1498 में यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन होता है। यूरोपियंस कंपनीज कब आती है? 1498 में
इंडियन सब कॉन्टिनेंट आती है। इनमें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटेन की, वो धीरे धीरे क्या करती है, अपना यहां पर प्रभुत्व स्थापित करती है, अपने आप को सक्सेसफुली और स्टेबल कर लेती है, ठीक है, और अपनी कंपनी स्थापित कर लेती है धीरे धीरे। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया के तमाम एरियाज पे वो कैप्चर करने लगती है। इसके बाद से अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होता है, इस्टेब्लिश होने के बाद हम देखते हैं कि दो बड़े इंपॉर्टेंट बैटल्स होते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, यहां पर देखिए बैटल ऑफ प्लासी होता है, एक तो ये याद रखना है हमें। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 में, 1757 में होता है। बैटल ऑफ प्लासी का नाम याद रखेंगे, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757, ठीक है, 1757। और फिर होता है बैटल ऑफ बक्सर, कब होता है? ये होता है आपका 1764। और उसके बाद से यहां पे ये क्या करते हैं, अपने आंग्ल मराठा युद्ध, यहां पे देखिए आंग्ल मराठा वार होता है, और इस आंग्ल मराठा वार में जो 3 राउंड हुआ था, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, आंग्ल मराठा वार के बाद ब्रिटिशर्स ने एक तरह से इंडिया पे कैप्चर कर लिया। चूंकि देखो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह बन रहा था कि दिल्ली को कंट्रोल, देखो 1764 1757 तक तो मामला सही था। कारण यह था कि 1757 में हम ये देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, लेकिन मराठे अभी पावर के रूप में थे। इंडिया में मराठा कौन थे? पावर के रूप में थे। अब समस्या यह थी कि दिल्ली की गद्दी को कंट्रोल कौन कर रहा था? मराठे कर रहे थे। मराठे दिल्ली की पॉलिटिक्स में पूरी तरह से इंटरफेयर कर रहे थे। लेकिन इसी बीच में हम जानते हैं 1764 में एक बैटल होता है जिसे थर्ड बैटल ऑफ हम पानीपत कहते हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें क्या होता है कि फाइनली मराठे अहमद शाह अब्दाली से हार जाते हैं। और जब अहमद शाह अब्दाली से मराठे हार गए तो कहा जाता है कि इस बैटल ने क्या किया, भारत के भाग्य को फिक्स कर दिया कि अब दिल्ली में पावर बहुत ज्यादा नहीं बचा। और जब देखा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि अब दिल्ली में कोई पावर नहीं बचा, तो उसने फाइनल टच देने के लिए क्या किया, बैटल ऑफ बक्सर किया 1764 में। और 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो भारत के भाग्य का निर्धारण हो गया। अब इसके बाद से देखें, इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अधिकार करने का जो दौर आपका यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कब से? तो कहा जाता है करने के बाद जो नीतियां लागू की, जो उसने क्या किया, यहां पे उसने क्या किया, भारत में कैप्चर करने की पॉलिसी अपनाई। और उस कैप्चर के बाद उसने क्या किया, जिन एरियाज पे कैप्चर किया उसमें उसने अपनी पॉलिसीज लॉन्च की। और कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज थी, यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि 1757 से लेकर 1857 के बीच जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के लिए पॉलिसीज रही, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भारतीयों के लिए पॉलिसीज रही, वो कहीं ना कहीं भारतीयों में मन में गुस्सा बिठाने का काम कर रही थी। और अंततः इसका परिणाम रहा कि 1857 की पूर्ववर्ती कारणों में राजनीतिक कारण यहां पर बताया गया है आपको। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो इन 100 सालों में जो ब्रिटिश सरकार की यहां पर पॉलिसीज रही, वो 1857 की क्रांति के लिए एक बेस तैयार करती है। उन कॉजेज में हम किसके किसके, तो पॉलिटिकल कॉजेज रख सकते हैं, रिलीजियस कॉजेज रख सकते हैं, आपके सोशल कॉजेज रख सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉजेज रख सकते हैं, और मिलिट्री कॉजेज रख सकते हैं। यानी कि इस 100 सालों में जो समाज से रिलेटेड जो इन लोगों ने पॉलिसीज बनाए, जैसे सती प्रथा को बैन किया जाना, या फिर हम लोग कह लें कि ईसाई मिशनरीज को इंडिया में अपने रिलीजन के प्रचार की छूट दे देना, या फिर एजुकेशन सिस्टम को लेकर विवाद हो जाना, ये सारी पॉलिसीज क्या कर रही थी, भारतीयों के मन में गुस्सा बैठा रही थी। इनाम कमीशन बना देना, जिससे जमींदारों की जमींदारी छीन लेना, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू करना, ये सारी चीजें क्या कर रही थी, भारतीयों के मन में गुस्सा बैठा रही थी। बस इसमें क्या था कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है कि इसको मिलिट्री कॉजेस को मान लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अदर कॉजेस तो थे जो भारतीयों के मन में गुस्सा बिठा रहे थे, लेकिन उस बारूद जो इकट्ठी हो रही थी, जो गुस्से का बारूद इकट्ठा हो रहा था, उसमें चिंगारी का काम करता है कौन, तो कहा जाता है चिंगारी का काम करने का काम करता है यहां पर, तो वो होता है मिलिट्री कॉजेस।
इसीलिए कहा जाता है कि इस रिवॉल्ट का बिगुल सबसे पहले किसने बनाया, झंडा सबसे पहले किसने बुलंद किया था, तो वो ब्रिटिशर्स द्वारा किया गया। सॉरी, आपका सबसे पहले झंडा बुलंद करने का काम आर्मी, इंडिया जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने सबसे पहले झंडा बुलंद करने का काम किया। अब देखते हैं कि ये कॉजेज क्या क्या रहे जिसके कारण फाइनली हम देखते हैं कि ये क्रांति की शुरुआत होती है। अब इन कॉजेज में हम देखते हैं तो यहां पर ढेर सारे कॉजेज अपने को मिलते हैं। जैसे यहां पे पॉलिटिकल कॉजेज क्या रहे, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज क्या क्या रहे, यहां पर इकोनॉमिकल कॉजेज क्या रहे, यहां पे मिलिट्री कॉजेज क्या रहे, और एक इमीडिएट कॉज बना यानी तात्कालिक कारण बना, और वो कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। ये तात्कालिक जो आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं, तो कह सकते हैं कि ये मिलिट्री कॉजेज के अंतर्गत ही आएगा, सैन्य कारणों के अंतर्गत आएगा। अब यहां पर इनके कॉजेज में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या थे इन कॉजेज की चीजें। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं कि यहां पर पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे, राजनीतिक कारणों की चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वेलेजली की सहायक संधि यानी सब्सिडरी टेरिटरी जो थी इसकी, किसकी, वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस इसने लागू किया था, वो कहा जाता है कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कॉज में भारतीयों के मन में क्या कर रहा था, गुस्सा भर रहा था। अब क्या थी ये वेलेजली की सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत क्या करता था, वेलेजली किसी भी राजा के साथ एक टेरिटरी करता था, समझौता करता था। समझौते की शर्त यह होती थी कि भाई हम आपसे साथ समझौता कर रहे हैं, लेकिन समझौते में हमारी शर्त यह होगी कि आपके एरिया में हम क्या करेंगे, एक आर्मी रखेंगे जो ब्रिटिश कमांडर के अधीन होगा, यानी उसका टोटल डायरेक्शन किसके हाथों में होगा, ब्रिटिश कमांडर के हाथों में होगा, और वो ब्रिटिश गवर्नर के प्रति क्या होगा, गवर्नर जनरल के प्रति क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। इस पॉलिसी के थ्रू वेलेजली ने क्या किया, कहीं ना कहीं जिन रियासतों के साथ इसने क्या किया, ये सब्सिडरी अलायंस लागू किया, उन पर इनडायरेक्ट कैप्चर कर लिया, क्योंकि उनके स्टेट में यहां पर क्या हो रहा था, आर्मी ब्रिटिशर्स की रह रही थी, और वो राजा अगर किसी भी अन्य राजा के साथ कोई भी समझौता करता था तो ऐसे कंडीशन में उसे क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश सरकार से परमिशन लेना पड़ता था। तो सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी की हड़प नीति, जब लॉर्ड डलहौजी इंडिया में आता है तो वो एक पॉलिसी लेके आता है जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत क्या करता है डलहौजी कहा जाता है कि अब कब आया था, 1848 में आया था, और 1848 में आते ही इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू कर दिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में उसने क्या किया, सीधे राजाओं के साथ समझौता किया कि अगर आपकी कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है तो आपके मरने के बाद वो क्या होगा, वो पूरा का पूरा स्टेट ब्रिटिश एम्पायर का मान लिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मान लिया जाएगा। अब डलहौजी की इस हड़प नीति के कारण तमाम स्टेट परेशान हो गए। जैसे सतारा पे सबसे पहले इसने क्या किया था, डलहौजी की हड़प नीति सतारा पे भी लागू हुई थी। कहां पे लागू हुई थी भाई, सतारा का नाम याद रखेंगे, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता है। डलहौजी की हड़प नीति यहां पर लागू हुई। झांसी में आपकी क्या होती है, झांसी में भी आपकी डलहौजी की हड़प नीति लागू हुई। झांसी में भी क्या होता है, आपकी डलहौजी की हड़प नीति लागू हो जाती है। सतारा, झांसी, संभलपुर, जैतपुर, ठीक है, इन सारे स्टेट में इसने क्या किया, राज्यों को हड़पने की कोशिश की। साथ साथ में कहा जाता है कि अति तब हो गई जब लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, 1856 में आपका कहा जाता है कि इसने अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को क्या किया, पोस्ट से हटा दिया, नवाब के पोस्ट से हटाकर, और अवध पे कैप्चर करते हुए क्या किया, अवध को ब्रिटिश आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल कर लिया। अवध पे आधार लगाया गया कुशासन का कि यहां का प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नवाब सही ढंग से नहीं चला रहे हैं। तो कुशासन के आधार पर क्या करता है, डलहौजी अवध का विलय कर लेता है, अवध को हड़प लेता है, जिसके कारण कहा जाता है कि कहीं ना कहीं यहां के लोगों के मन में गुस्सा बैठ जाता है। इसके बाद मुगल बादशाह का अपमान, यहां पर जो मुगल एम्पायर थे, तो इस समय मुगल एम्पायर कौन थे भाई, तो कहा जाता है बहादुर शाह जफर। इस समय मुगल एम्पायर हुआ करते थे बहादुर शाह जफर।
बहादुर शाह जफर के बारे में कहा गया है कि बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर था, एज काफी हो चुकी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने एक तरह से मुगल एम्पायर का अपमान करना शुरू किया। अपमान कैसे शुरू किया? तो मुगल बादशाह का अपमान ऐसे चल रहा था कि जैसे मुगल शासकों के सिक्के ढालने का, जो वो क्वाइंस बनाते थे, जो उनके नाम से पब्लिश हुआ करते थे, उनको बैन कर दिया। दूसरी चीज, दिल्ली के मुगल कोर्ट में एक ब्रिटिश रेजिडेंस अपॉइंट किया गया, जिसका काम होता था कि वह मुगल एम्पायर पर एक तरह से इनडायरेक्ट कैप्चर कर रखा था। लेकिन पहले वो क्या होता था, पहले जब कोर्ट में आता था एम्पायर के, तो क्या करता था, राजा साहब को सम्मान देता था, मान सम्मान सब कुछ दिया करता था। लेकिन फाइनली धीरे धीरे वो मान सम्मान बंद कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग ने इसमें और चार चांद लगा दिए। लॉर्ड डलहौजी ने कह दिया कि मुगल एम्पायर को क्या करना होगा, जल्द से जल्द, ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आदेश आता है कि मुगल एम्पायर क्या करें, जल्द से जल्द लाल किला जो था यानी रेड फोर्ट को क्या करें, वो खाली कर दें, क्योंकि यहां पर अब गवर्नर जनरल रहेगा। तो मुगल बादशाह ने पूछा कि भाई मैं कहां जाऊं? तो उसने कहा कि भाई आप जाकर हुमायूं के कब्र में रहो, हुमायूं के किले में जाकर रहो, जहां पे, सॉरी, हुमायूं का किला कह रहा हूं, जहां पे हुमायूं की कब्र है वहां पर जाकर रहो। तो मुगल बादशाह का अपमान चल रहा था। अब मुगल बादशाह के अपमान से क्यों यहां पर मामला बना? मामला इसलिए बना क्योंकि अभी भी इंडिया की जो पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में दो कम्युनिटी सबसे ज्यादा थी, एक हिंदू थे और दूसरे पे मुस्लिम्स थे। तो कहीं ना कहीं एक, अभी ये अगर हम लोग बात करें तो ये वाली हिंदू मुस्लिम वाली भावनाएं नहीं थी, दोनों लोग साथ में रहते थे, काफी मिलजुल के रहा करते थे। तो कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का यहां पर अपमान ये लोग अपना अपना अपमान समझ रहे थे, ये कारण चल रहा था। 17 से आपका यहां पे, जैसा कि मैंने बताया कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट थी वो 17 पे जब लागू होती है, तो कहा जाता है कि जो नाना साहब थे, जिन्हें पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं थी ब्रिटिश सरकार, और उन्हें क्या किया गया, 17 से हटाकर कानपुर के पास बिट्ठूर में एक छोटी सी जागीर दे दी गई। नाना साहब नाराज थे। इसी बीच में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, एक कमीशन बनाया जिसका नाम क्या हुआ करता था, तो यहां पर याद रखेंगे, इनाम कमीशन का गठन करता है। इनाम कमीशन बनाता है और इनाम कमीशन द्वारा क्या किया जाता है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार थे, उनके जमीनों की जांच की जाती है। और लैंडलॉर्डों की जमीनों की जांच करके क्या किया जाता है, उनमें जो भी उनके पास एक्सेस लैंड थे उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, अपने कैप्चर में ले लिया। उस समय की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 20 लाख, यहां पे कहा जाता है कि आपके ऐसे किमी स्क्वायर एरिया थे, वर्ग किलोमीटर एरिया थे, या कह लें कि एकड़ एरिया थे, जिन्हें क्या किया जाता है कि ब्रिटिश सरकार कैप्चर में ले लेती है। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड की क्या की गई, जमीनें छीन ली गई, जिससे लैंडलॉर्ड नाराज हो गए। कहीं ना कहीं इसका असर आम पब्लिक पर भी पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक इन लैंडलॉर्ड्स के यहां क्या करती थी, खेतों में काम किया करती थी। तो कम से कम सभी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लैंडलॉर्ड जरूर थे जो इन्हें ठीक ठाक वेतन दे दिया करते थे, या पूरे साल का खर्चा निकल जाया करता था, ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं ये लोग उसको लेकर नाराज थे। इसी के आधार पर मैंने बताया कि यहां पर अवध का जो मर्जर किया गया था, अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, तो अवध पे कुशासन का आरोप लगाकर जो मर्जर किया था, यह भी आपके एक पॉलिटिकल काज के रूप में यहां पर मिलता है। अब पॉलिटिकल कॉजेज के अलावा हम देखें कि और क्या क्या हम लोग को यहां पे कॉजेज दिखाई देते हैं। अगर हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज के अलावा देखें तो यहां पर हमें क्या मिलता है, तो यहां पे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, जो इंडिया को बहुत प्रभावित कर रहे थे। और आज भी मैं कहता हूं कि आप अगर चाहो तो सोसाइटी और ये जो कॉजेज है ना, यानी सोशल और रिलीजियस आधार पर आप भारत में कुछ भी करा सकते हो, जैसा कि वर्तमान समय में देख भी रहे हो, तमाम चीजें चल रही हैं जो सोशल एंड रिलीजियस चीजों को लेकर क्या किया जा रहा है, पब्लिक को कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह लें कि अपने कैप्चर में लेने की कोशिश की जा रही है। इंडिया का शुरू से रहा है, इंडिया में एक ऐसी प्रथा है कि धर्म के नाम पर आप कुछ भी करा सकते हो, क्योंकि यहां का व्यक्ति क्या है, भावुक ज्यादा है, रिलीजियस रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ है, धार्मिक रूप से।
और वो धर्म कहां से है? सोसाइटी से है। वो सोसाइटी, ठीक है, रिलीजन और सोसाइटी, ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब रिलीजन की बात करोगे तो सोसाइटी आएगा, और सोसाइटी में तो रिलीजन है ही। अब कैसे ये कॉजेज बने? तो यहां पर देखते हैं कि ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म, जैसा कि हम लोग को सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक एक्ट आता है, कब का? 1831 का, सॉरी 1813 का एक्ट आता है। और इस 1813 के एक्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है भाई? यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को इंडिया में अपने रिलीजन के प्रचार की छूट दे दी गई। अब कहीं ना कहीं भारतीयों को लगा कि भाई यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी हमें धर्म प्रचार की छूट दे दी गई। अब जब इन्हें लगा कि हमारे धर्म प्रचार की छूट दे दी गई है, तो इन लोगों ने क्या किया? कहा जाता है कि जब इन्हें धर्म प्रचार की छूट दे दी गई तो भारतीयों ने कहा कि भाई इस तरह तो क्या हो रहा है, इंडिया में एक तरह से क्रिश्चियन रिलीजन को फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ में कहा जाता है कि इसके बाद व्यवस्थाएं ऐसी बदली कि पहले जेलों में क्या होता था कि जेलों में जो भारतीय रहते थे उनमें जो जनरल कास्ट के इंडियंस हुआ करते थे, उनके लिए भोजन कौन बनाता था? उनके लिए खाना बनाने का काम वही व्यक्ति करता था जो ब्राह्मण होता था। साथ साथ हर कैदी को अपने घर से अपने क्या करने होते थे? बर्तन लेकर आने होते थे। लेकिन इस एक्ट के बाद यह प्रावधान कर दिया गया कि नहीं, अब आपको जेल की तरफ से ही बर्तन प्रोवाइड कराए जाएंगे और जो आपका खाना पकेगा वो किसी भी कास्ट का व्यक्ति बना सकता है। तो भारतीयों को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे धर्म के साथ ब्रिटिश सरकार खिलवाड़ कर रही है। साथ साथ कहा जाता है कि जेलों में अब पर डे क्या होने लगा? यहां पर क्रिश्चियनों का प्रेयर होने लगा, उनको उपदेश दिए जाते थे, जिसके कारण भी भारतीयों को लगा कि हमारे रिलीजन के साथ ब्रिटिश सरकार खिलवाड़ कर रही है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा भारतीयों के साथ क्या करते थे? यहां पर एक तरह से नस्ली भेदभाव किया जाता था। ब्रिटिशर्स अपने आप को हायर मानते थे और इंडियंस को लोवेस्ट मानते थे। जेलों में भी देखा गया और आर्मी में भी देखा गया कि जहां इंडियन होते थे उनके लिए अलग से खाना बनता था, जबकि ब्रिटिशर्स के लिए अलग से खाना बनता था। उनके लिए बेटर चीजें होती थी, इंडियंस के लिए अच्छी चीजें नहीं होती थी। तो जिसके कारण कहीं ना कहीं आर्मी के भीतर भी लोगों के मन में गुस्सा बैठ रहा था। दूसरी चीज, ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे और इंडियन को ब्लैक डॉग कहा करते थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीय नाराज हो रहे थे। साथ साथ ब्रिटिश सरकार ने तमाम सोसाइटी में आपकी, हालांकि ये चीजें तो सही थी ब्रिटिश सरकार द्वारा बैन किया जाना, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी, मैंने कहा कि रिलीजन और आपकी सोसाइटी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और आज भी आप देखोगे तो जो इंडियन सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस हेड हैं उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो यहां पर भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने कुछ अच्छे काम किए, जैसे सती सिस्टम को बैन कर दिया गया। सभी लोग को पता है राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी जाती है। काम अच्छा था, लेकिन इसे भारतीयों ने यह माना कि ब्रिटिश सरकार हमारे रिलीजियस चीजों में इंटरफेयर कर रही है, हमारे धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं और जो रूढ़ियां हैं उन पर इंटरफेयर कर रही है। साथ साथ स्लेवरी सिस्टम को बैन कर दिया गया, दास प्रथा को बैन कर दिया। ये सारे बैन किया जाना काम नो डाउट सोसाइटी के लिए अच्छा था, लेकिन जो रिलीजियस हेड थे इन लोगों ने सोसाइटी में गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा बिठाया। इसके अलावा अगर देखें तो कुछ अन्य चीजों को, जैसे यहां पर चाइल्ड मैरिज को क्या किया गया? यहां पर बैन कर दिया गया, बाल विवाह बैन कर दिया गया। विडो मैरिज को यहां पर क्या किया गया? विडो मैरिज को परमिट कर दिया गया, विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता दे दिया गया। तो यहां पर इंटरकास्ट मैरिज को मान्यता देना, विधवा को रीमैरिज का अधिकार देना, ठीक है, चाइल्ड मैरिज पर रोक लगा देना, ये सब भारतीय लग रहा था भारतीयों को कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार हमारे क्या कर रही है, हमारे रिलीजियस एंड सोशल मामलों में इंटरफेयर कर रही है और ये अच्छा नहीं है।
इसलिए भारतीयों के मन में गुस्सा बैठ रहा था। इसी बीच में हम देखते हैं एक एक्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम या इसे लैक्स-लोकी लॉ भी कहा जाता है, लैक्स-लोकी कानून भी कहते हैं। अब ये क्या था लैक्स-लोकी कानून? इसमें सीधे सीधे कह दिया गया, ये 1850 है, 19 नहीं है, यहां पर ये मिसप्रिंट है, इसको 1850 में आया था, ये 1850 याद रखेंगे। 1850 में ये आता है आपका लैक्स-लोकी कानून। अब लैक्स-लोकी रूल में क्या था? लैक्स-लोकी रूल में सीधे सीधे ये था कि यदि आप किसी अदर रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं या क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपने फादर की प्रॉपर्टी में उतने ही हकदार माने जाएंगे जितने अपने रिलीजन में रह के। लेकिन अगर दूसरा कोई रिलीजन एडॉप्ट करते हैं, जैसे आप हिंदू हैं, आपने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया, या आप मुस्लिम हैं, हिंदू को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको अपने फादर की प्रॉपर्टी में राइट नहीं होगा कि उसमें से हिस्सा ले सकें। लेकिन यदि आपने क्या किया, क्रिश्चियन रिलीजन को एडॉप्ट कर लिया, तो आप अपने फादर की प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में आपको क्या होगा, पूरा का पूरा अधिकार होगा कि अपना हिस्सा ले सकते हैं। अब ये कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में गुस्सा बिठा रहा था कि इस तरह से ब्रिटिश सरकार क्या करना चाह रही है, कहीं ना कहीं भारत का ईसाईकरण करना चाह रही है। इन सब कॉजेस से भारतीयों के मन में गुस्सा बैठ रहा था। आगे देखें, यहां पर अगर हम लोग आगे देखते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है, इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या था भाई, तो यहां पे देखें कि यहां पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो ब्रिटिश सरकार की लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी, यानी कि जो इनका क्या था, भू राजस्व व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के प्रति क्या हो रहा था, भारतीयों के मन में गुस्सा बिठा रहा था। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, 3 तरह के लैंड रेवेन्यू सिस्टम लॉन्च किए थे। एक हम जानते हैं महालवाड़ी सिस्टम। एक तो सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था उसे हम लोग क्या कहते थे, उसे परमानेंट सेटलमेंट या फिर उसे हम लोग क्या कहते थे, जमींदारी प्रथा, ठीक है, के नाम से जाना जाता है, या परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। जिसमें क्या होता था, ब्रिटिश सरकार सीधे सीधे भूमि को एक तरह से ठेके पे देने लगी, और वो ठेकेदार कौन होता था, वो होता था लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड क्या करने लगा, अब जो आम पब्लिक थी, जो यहां के कह लें कि किसान थे, उनका शोषण स्टार्ट कर दी। क्योंकि वहां पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अब एक तरह से फिक्स कर दिया क्या, रेवेन्यू। जैसे एक गांव हो गया, तो पहले गांव में नहीं, जैसे बंगाल की बात करें, सबसे पहले बंगाल से इसकी शुरुआत हुई थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जिसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट या अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं। उसमें सीधे सीधे यह कह दिया गया कि अब यह क्या किया गया, बंगाल का एरिया वाइज या फिर पूरे बंगाल का एक तरह से बोली लगा दी गई, नीलामी कर दी गई कि भाई इतना रेवेन्यू चाहिए और जो बोलेगा उसे यह दे दिया जाएगा। अब इससे हुआ क्या कि यहां पे लैंडलॉर्ड ने क्या किया, बड़ी बड़ी बोलियां लगाई और उन्होंने ले लिया। ब्रिटिश सरकार को इससे फायदा यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार को एक फिक्स इनकम आने लगी, कि उनका इनकम फिक्स हो गया। अब सूखा पड़े, अकाल पड़े, बाढ़ आए, कुछ भी आए, उससे ब्रिटिश सरकार को मतलब नहीं था। उसने अगर 10 लाख में पूरे के पूरे क्या किया कि बंगाल के रेवेन्यू सिस्टम को सेल आउट कर दिया है, तो उसे 10 लाख उस लैंडलॉर्ड से चाहिए था। एक और नियम इसमें जोड़ दिया गया, लैंडलॉर्ड चाहे तो जितना फिक्स अमाउंट है उससे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, और उस कलेक्ट रेवेन्यू को क्या करेगा, ब्रिटिश सरकार को भी नहीं देगा। इससे दिक्कत यह आई कि जो लैंडलॉर्ड था उसके मन में लालच बढ़ गई, और लालच बढ़ी तो उसने क्या किया, किसानों का शोषण और करने लगा। भाई मुझे कहा गया कि आपको 8 रुपया, मुझे 100 रुपया, आपका क्या कहा गया कि ये किसान का खेत है, जितना उपज होगी उसका 10% हमें आप टैक्स में दे दीजिए। वैसे लगाया गया था 11%, ठीक है। तो यहां पे कहा गया कि आपका क्या किया गया, कहा गया 10% आप मुझे दीजिए और बाकी 1% आप अपने पास रखेंगे। अगर आप चाहें तो इससे ज्यादा भी कलेक्शन कर सकते हैं, यानी 12% कर लीजिए, 20% कर लीजिए, 50% कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्रिटिश सरकार का कहना था। इस पॉलिसी की वजह से कहीं ना कहीं बंगाल में किसानों का शोषण तेजी के साथ हुआ। दूसरी चीज यहां पर लैंड रेवेन्यू, इसी तरह आपका क्या था, महालवारी सिस्टम था।
इसी तरह से रैयतवाड़ी सिस्टम था। तो ये सारे सिस्टम कहीं ना कहीं भारतीय आम पब्लिक के मन में गुस्सा बिठा रहे थे ब्रिटिश सरकार के प्रति। साथ साथ में यहां पर देखें तो यहां पर भारत में क्या थी कि जो विदेशी बाजार थे, देखो आज भी इंडिया पे अगर कोई विदेशी कंपनी कैप्चर करने की कोशिश करती है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? इंडिया में एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट, इस मार्केट पे ही कैप्चर करना सब लोग चाहते हैं। हाई पॉपुलेशन और हाईली डिमांड, यहां पे हर कंपनी आना चाहती है क्योंकि यहां पे डिमांड है, यहां पर क्या है, लोगों के पास यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो चीजों की डिमांड रहती है। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहां पर पूरी तरह से एक तरह से फ्लो बढ़ा दिया। किसका? तो कहा जाता है विदेशी माल, जो आपके गुड्स थे उन्हें पूरी तरह से इंडियन मार्केट में भर दिया। और ये इंडियन मार्केट में कैसे गुड्स भरते थे? जैसे इंडिया का सबसे एंशिएंट बिजनेस करें तो वो क्या था, कॉटन का काम हुआ करता था। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, पावरलूम लगाए जा चुके थे, तो अब इंडियन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, सस्ते दामों पर इंडियन मार्केट से कॉटन खरीदती थी और भेज दिया जाता था ब्रिटेन। और फिर वहां से कपड़े से बने हुए मशीनों में बने हुए जो कपड़े होते थे उसे फिर से इंडियन मार्केट में उतार दिया जाता था सस्ते रेटों पर। जबकि जो इंडियन कॉटन था वो काफी महंगा पड़ जाता था क्योंकि उसमें काफी लेबर कास्ट पड़ जाता था, किसका? किसानों का। और जब वो मार्केट में आते थे तो उन पर हाईली टैक्स चार्ज कर दिया जाता था, जिसके कारण उनकी डिमांड कम हो जाती थी। दूसरी चीज, ब्रिटिश सरकार का यहां पर कहीं ना कहीं टैक्स सिस्टम था, जैसा कि मैंने कहा कि इंडियन मार्केट में वो क्या करते थे, जो इंडिया की बनी हुई चीजें जो होती थी उन पर हाई टैक्स चार्ज करते थे। इवन कहा गया है 250% से लेकर 500% तक टैक्स चार्ज किया जाता था। अब वही चीज अगर ब्रिटेन का बना होता था तो उस पर 2 से 2.5% से लेकर 5% तक टैक्स चार्ज किया जाता था। अब हाईली टैक्स के कारण क्या होता था, जो इंडिया में बनी हुई चीजें होती थी उसकी क्या होती थी, डिमांड कम हो जाती थी क्योंकि वो महंगी हो जाती थी। जबकि ब्रिटेन की बनी चीजें उसकी अपेक्षा सस्ती हो जाती थी, इसलिए पब्लिक के पास डिमांड ज्यादा हो जाती थी। इसके पीछे एक और कारण था कि इस समय इंडिया के लोगों में परचेजिंग पावर कम थी, क्योंकि कुछ ही समय बाद दादा भाई नौरोजी ने अपनी एक किताब लिखी ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया में पर पर्सन इनकम का यहां पे पता लगाया था। और उन्होंने जब बताया था तो करीब 60-70 का दशक है, उस दौरान उन्होंने कहा था कि इंडिया में पर पर्सन इनकम, एनुअल इनकम कितनी है, 20 रुपीज है। अब बताइए, एनुअल 20 रुपीज कमाने वाला व्यक्ति 2 रुपए मीटर का कपड़ा पहनेगा या फिर 1 रुपया 50 पैसे मीटर वाला कपड़ा पहनेगा? भाई परचेजिंग पावर उसकी कम है तो जाहिर सी बात है सस्ता कपड़ा ढूंढेगा। ऊपर से क्या होता था, इंडिया में जो आपके कॉटन के कपड़े होते थे वो हाथ से बुने जाते थे। हाथ से बुने जाने के कारण उन पर फिनिशिंग कम होती थी, कलरफुल नहीं होते थे, व्हाइट होते थे। खादी आज भी आप देखते होंगे व्हाइट होता है, और उस पर क्या किया जाता था, उस पर नील चढ़ा दी जाती थी। जबकि जो ब्रिटिशर्स आपके कॉटन के कपड़े होते थे वो क्या होते थे, मशीनों से बुनाई होती थी, उनमें कलर का यूज किया जाता था और उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी, इसलिए थोड़ा से वो अट्रैक्टिव होते थे और सस्ते भी होते थे, तो पब्लिक में उनकी डिमांड ज्यादा होने लगी। तो इस तरह से पूरी तरह से इंडियन मार्केट को, जो इंडिया का मतलब आप कह लें कोई कि जो प्रॉपर बिजनेस था, उसको एक तरह से ब्रिटिश सरकार ने ध्वस्त कर दिया। आम पब्लिक नाराज। एग्रीकल्चर में अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पे तेजी से क्या किया गया, फोकस किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, स्पेशली कॉमर्शियल। जैसे चाय की खेती करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि चाय की खेती करो। क्या कह रहे थे कॉटन की खेती करो, कह रहे थे कि आपके क्या नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, कॉमर्शियल खेती पे, क्योंकि इनकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में ज्यादा थी, इसलिए इनकी खेती करने के लिए क्या कर रहे थे, आम किसान पर फोर्स डाल रहे थे, जो कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में गुस्से का कारण बन रहा था। साथ साथ यहां पर भारत का क्या चल रहा था, तेजी के साथ आर्थिक शोषण। ये सारे कॉजेज अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भारत के आर्थिक शोषण को दर्शाते हैं। तो ये कुछ आप लोग को इकोनॉमिकल कॉजेज के बारे में मैंने बताया। आगे चलें तो यहां पे देखें, अब
आर्मी कॉजेज क्या थे या मिलिट्री कॉजेज थे क्या थे जो कहीं ना कहीं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के करंट के कॉजेज बने। जैसे यहां पर हम देखें, सैनिकों के वेतन में असमानता थी, यानी जो सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स, दो टाइप के सोल्जर हुआ करते थे। एक तो आपके ब्रिटिशर्स हुआ करते थे और दूसरे इंडियंस हुआ करते थे। इंडियन सोल्जर्स में से सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो किस कम्युनिटी के लोग थे, तो कहा जाता है सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय ये हिंदू कम्युनिटी से सबसे ज्यादा थे, और सेकंड पे होते थे मुस्लिम्स। मुस्लिम आपके सेकंड पे आते थे। तो कहा जाता है कि यहां पर जो सैलरी होती थी, इनकी सैलरी में काफी अंतर होता था। जहां ब्रिटिश सोल्जर सेम रैंक पे होते थे, एक इंडियन और एक ब्रिटिशर, तो जहां पर इंडियन को क्या किया जाता था, इंडियन को आपकी सैलरी दी जाती थी, मान लीजिए 100, तो वहीं पर जो ब्रिटिश आपके था, ब्रिटिशर जो सोल्जर होता था, इसको सैलरी मिलती थी 500। अब ये इंडियन सोल्जर है जिसे मिल रही है कितनी, यहां पर 100, और जो ब्रिटिश सोल्जर है उसको मिल रही है 500। तो यहां पर इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स थे उनका कहना था कि भाई ऐसा क्यों, सेम रैंक है तो सैलरी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसको बराबर नहीं कर रही थी। इंडियन सोल्जर्स का कहना था कि भाई सामने से आने वाली गोली ये थोड़ी पूछेगी कि आप 100 रुपीज वाले सोल्जर हो या 500 वाले हो। चलो भाई तुम 100 वाले हो, तुमको नहीं लगती हूं, मैं बगल में 500 वाला है उसको लग जाती हूं, ऐसा तो नहीं कहेगा। तो उसने सोल्जर्स का कहना था भाई जब सेम रैंक है हमारा तो हमारी सैलरी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे मान नहीं रही थी, इसे लागू नहीं कर रही थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के जो सोल्जर्स थे इनके मन में गुस्सा बैठ रहा था। साथ साथ में कहीं ना कहीं यहां पर नस्लीय भेदभाव इनके साथ भी किया जाता, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे जो ब्रिटिश आर्मी के मेंबर्स थे उनके लिए अलग से खाना बनता था, थोड़ी सी अच्छी चीजें बनती थी। इंडियंस के लिए वही रूखा सूखा बना दिया जाता था, जिसके कारण इनको कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी बीच में कहा जाता है 1856 में यहां पर आर्मी रिक्रूटमेंट एक्ट 1856 लाया गया, जिसके तहत बहुत सारे बदलाव कर दिए गए। जैसे बदलाव में सबसे इंपॉर्टेंट था, कहा गया कि अब हर इंडियन सोल्जर को अपनी पूरी सर्विस पीरियड में कम से कम एक बार क्या करना होगा, इंडिया से बाहर आपके बैटल में पार्टिसिपेट करने जाना होगा। लेकिन सोसाइटी में यह मान्यता थी अगर कोई व्यक्ति इंडिया छोड़कर किसी अदर कंट्री में जाता था किसी युद्ध में, तो वापस आने के बाद उसे क्या किया, सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता था। क्योंकि लोगों का यह मानना होता था कि अगर ये इंडिया से बाहर गया है तो अपने रिलीजन को सही ढंग से नहीं माना होगा, पता नहीं क्या क्या खाया होगा, तो इंडिया से वापस आने पर क्या करते थे, अपने गांव से बाहर कर देते थे। सैनिकों ने कहा कि भाई आप कंपलसरी कर रहे हो कि हमें अपनी सर्विस पीरियड में एक बार इंडिया से बाहर बैटल करने जाना है, और जब आप बाहर हम लौट के आएंगे तो अपनी सोसाइटी में तो हम रहेंगे नहीं, तो हम बिना सोसाइटी के किस काम के। जिसके कारण कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में गुस्सा लग रहा था। इसी बीच में एक घटना क्या घटती है, घटना ये घट जाती है कि ये कॉमन कर दिया जाता है कि पहले क्या था कि इंडियन आर्मी के जो इंडियंस थे उन्हें, ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियंस थे उन्हें अपने सर पे तिलक लगाने और पगड़ी बांधने और मुसलमानों को टोपी पहनने के परमिशन थे। लेकिन इसी बीच में एक नया नियम ये आया कि भाई अब कोई भी सोल्जर अपने सर पे तिलक नहीं लगा सकता, पगड़ी नहीं बांध सकता और टोपी नहीं पहन सकता, बल्कि सबके लिए क्या हो गया, एक कॉमन टोपी बना दी गई। और वो कैप होती थी किस चीज की, लेदर कैप होती थी, हैट होता था। अब हैट में क्या लगा था, लेदर लगा हुआ था। ब्राह्मण और क्षत्रिय नाराज, उसने कहा लेदर हम अपने सर पे रखेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुस्लिम्स को टोपी लगाने का राइट नहीं मिला, इसलिए वो नाराज हो गया। तो कहीं ना कहीं सेना यहां पर प्रमोशन में कहीं ना कहीं यहां पे क्या चल रहा था, प्रमोशन में दोहरा व्यवहार चल रहा था। यानी कि इंडियंस, और ये साफ साफ आदेश था कि कोई भी इंडियंस सोल्जर कितना हूं आपकी वफादारी कर ले ब्रिटिश सरकार की, उसे क्या किया जाएगा, तो मैक्स टू मैक्स पोस्ट दिया जाएगा, दारोगा की पोस्ट दी जाएगी। यानी सब इंस्पेक्टर तक बनाया जा सकता है, उससे ज्यादा उसे हायर पोस्ट नहीं दिया जाएगा। भारतीय सोल्जर नाराज।
उनका कहना था कि भाई एक साथ हम 2 सोल्जर अपॉइंट होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा दारोगा तक जाते हैं और सलूट मारते हैं, और हमारे साथ वाला ही सोल्जर क्या हो गया, पुलिस कमिश्नर हो गया, हमें भी वो राइट दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये मिलिट्री कॉजेस थे जो भारतीयों के मन में, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके मन में गुस्सा बिठा रहा था, जो कहीं ना कहीं एक बेस तैयार कर रहे थे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। अब इमीडिएट का कॉज क्या बना, तात्कालिक कारण की यहां पे चर्चा करते हैं, तात्कालिक कारण की चर्चा करते हैं क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो कहा जाता है कि तात्कालिक कारण यह बना कि 1856 में 1856 में कहा जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर किया कि वह क्या करेगी, ब्राउस बेस राइफलों को रिप्लेस करेगी, और ब्राउस बेस राइफलों को रिप्लेस करके इसके जगह क्या लॉन्च करेगी, एनफील्ड राइफल लॉन्च करेगी, यानी तोड़दार बंदूकें। ब्राउस बेस राइफल में क्या होता था, जो कटिज भरी जाती थी, जो गोलियां भरी जाती थी, उसे सेट करना पड़ता था, और सेट करने की वजह से जब वो मिस हो जाती थी तो कहा जाता है कि वो फायर नहीं हो पाती थी। इसलिए अब क्या, पहले ऊपर से गोली डालनी पड़ती थी, अब यहां पे पीछे से गोली डालने की व्यवस्था की गई, यानी कि बंदूक के इस सेक्शन से यहां पर आपके कटिज लोड करने की व्यवस्था की गई। जब यहां से लोड करने की व्यवस्था की गई तो यहां पर समस्या यह आया कि जो कटिज बनी हुई थी, ये इस कटिज को के अंदर क्या होता था, बारूद होती थी। बारूद को सेफ करने के लिए कहा जाता है कि इसमें पेपर का यूज किया गया था, और कहा जाता है कि इसी बीच में कहा जाता है कि हवा यह फैल गई कि इन कटिज में क्या किया गया है, आपके काऊ एंड आपका किसका, पिग का फैट मिलाया गया है, यानी गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई है। अब गाय क्या था, गाय हिंदू धर्म में प्रतिबंधित और इस्लाम में सुअर बैन। ऐसे कंडीशन में अब धीरे धीरे क्या हुआ, कहीं ना कहीं इसे फाइनली लॉन्च किया गया था जनवरी 1857 में, इस राइफल को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसे सैनिकों ने यूज करने से मना कर दिया। अंबाला हो या फिर दमदम हो या फिर बैरकपुर हो, यहां पर सैनिकों ने धीरे धीरे इन कटिज का यूज से मना कर दिया, क्योंकि इस सेक्शन को क्या करना था, मुंह में लगाकर दांत से खींचना था, और इसी में पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी लगी। तो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या बना, इमीडिएट यहां पे कॉज बना क्या, कारतूसों का प्रयोग, यूज ऑफ ग्रिस्ड, यहां पे क्या, कर्टिज, ये क्या बन जाते हैं आपके तात्कालिक कारण रिवोल्ट ऑफ 1857 के। तो ये 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बनता है। अब इस क्रांति के यहां पर प्लान की बात करें तो इसकी 2 तरह के प्लान की चर्चा होती है, 2 तरह के इसके प्लानर मिलते हैं। एक तो यह कहा जाता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले ही, जब यह क्रांति शुरू हुई उसके पहले ही नाना साहब और अजीमुल्लाह शाह, ये दोनों लोग मिलते हैं और लंदन में बैठकर, संभवतः लंदन कहा भी जाता है और कहीं कहीं बिट्ठूर भी लिखा गया है, लंदन या बिट्ठूर में ये लोग बैठ के प्लान करते हैं कि हम कब 31 में, यहां पर कहा जाता है इनके द्वारा कि हम क्या करेंगे, 31 में 1857 को क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवोल्ट की घोषणा करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, सिंबल लिया। सिंबल क्या लिया गया, तो कहा जाता है इन लोगों ने सिंबल के लिया ब्रेड एंड लोटस, क्या किया गया, इसका सिंबल बनाया गया, कमल और रोटी। अब इसकी स्टोरी क्या दी गई, इसकी स्टोरी दी गई है कि जो गांव का चौकीदार होता था, जो रात में पहरे देता था, जागते रहो जागते रहो, वो क्या करता था, रात के टाइम जब निकलता था तो गांव के बॉर्डर पे पहुंचकर क्या करता था, दूसरे गांव का चौकीदार उससे मिलता था, ठीक है। चौकीदार से मिलने के बाद उसे कहता था, उसे रोटी और कमल देता था और कहता था कि अपने गांव के लोगों को बता देना कि हम 31 में 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करने वाले हैं, रिवोल्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से प्लानिंग चल रही थी। लेकिन ये डेट क्या मिलती है, 31 में 1857, लेकिन हम लोग जानते हैं रिवोल्ट की शुरुआत कब हो गई, हम लोग को पता है 10 मई 1857 को ही इसकी शुरुआत हो गई थी। यानी जो एक प्लानिंग डेट मिलती है, उस प्लानिंग डेट से पहले ही क्या किया गया था,
इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो यह भी माना जाता है। अब देखते हैं कि यहां पर इसका, तो ये तो प्लान जान लिया हम। अब यहां पर बच्चे हम आगे चलें तो अब देखते हैं कि यह क्रांति कैसे कैसे और किन किन क्षेत्रों में फैलती है। क्रांति की विस्तार की चर्चा करते हैं। चलो क्रांति के विस्तार की यहां पे चर्चा कर लें। तो यहां पर देखिए, अगर इन क्रांति से रिलेटेड चीजों की विस्तार की चर्चा करें तो यहां पे कहा जाता है कि इससे रिलेटेड पहली घटना कहां पे घटती है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट जो आपका घटना घटता है वो कहां पे होता है, तो प्रेजेंट टाइम बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी प्रेजेंट टाइम में कहां पे पड़ेगा, तो प्रेजेंट टाइम में है बांग्लादेश। प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में स्थित बैरकपुर छावनी में पहली घटना घटती है। घटना कब की होती है, यह घटना घटित होती है आपकी कब की, तो कहा जाता है ये 29 मार्च 1857 1857 की यहां पे घटना घटती है। यहां का एक सोल्जर हुआ करता था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया, इन जो आपकी ग्रिस्ड आपकी कटिज थी इनके यूज से मना कर दिया, और इनकी यूज से मना करते क्या करता है, अपने ऑफिसर्स की गोली मारकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद मंगल पांडे प्रेजेंट टाइम के यूपी में आपके बलिया डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। मंगल पांडे भागकर चले आते हैं बलिया, फिर इनकी गिरफ्तारी होती है और फाइनली मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को क्या किया जाता है, इन्हें गिरफ्तार करके फांसी दे दिया जाता है। यह पहली बड़ी घटना थी, लेकिन अभी भी क्रांति का बिगुल नहीं बजा था। अब धीरे धीरे चीजें फैल रही थी। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश का मेरठ डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, सूचना पहुंचती है। घटना होती है कब की, 10 मई 1857 1857 को यह घटना घटती है मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। कहा जाता है कि मेरठ के सोल्जर्स ने 9 तारीख को यह कह दिया कि वो इन कटेज का यूज नहीं करेंगे, ब्राउस वेस राइफलों का यूज नहीं करेंगे। इसलिए आर्मी को क्या किया गया, सस्पेंड कर दिया गया, भंग कर दिया गया, पूरा का पूरा डिसॉल्व किया गया, समाप्त किया गया, भंग कर दिया गया। और क्या किया गया, जो विद्रोही थे उन्हें जेल में डाल दिया गया, और जो एक तरह से मान गए उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन यहां के सारे सोल्जर्स इकट्ठे हुए और सबने मिलकर यह डिसाइड किया कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे। 10 मई को कहा जाता है कि ये सभी सोल्जर इकट्ठे हुए और मेरठ छावनी पे अटैक बोल दिया। ब्रिटिशर्स की हत्या कर दी गई, छावनी को लूट लिया गया और अपने साथियों को जेल से छुड़ाया, और यहीं से रिवॉल्ट की शुरुआत हो गई। तो 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से इस क्रांति की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद अगली सूचना पहुंचती है कहां पर, तो हम लोग को पता है कि ये जो मेरठ वाले सोल्जर थे ये माइग्रेट करके पहुंचते हैं कहां पे, दिल्ली। ये दिल्ली पहुंचते हैं। अब देखिए ये दिल्ली पहुंचे। दिल्ली की कहानी क्या है, जब ये दिल्ली में पहुंचते हैं तो इस समय लास्ट मुगल एम्पायर हुआ करता था बहादुर शाह जफर। मेरठ के ये सैनिक 10 तारीख को यहां पर पूरी मेरठ छावनी को लूटने के बाद रात में ही क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं किधर, दिल्ली की ओर। दिल्ली में जैसे ही मॉर्निंग में ये सैनिक पहुंचते हैं तो कहा जाता है कि जहां पर इन लोगों ने ब्रिटिशर्स को देखा उनको गोली मार दी, छावनियों को लूट लिया, और धीरे धीरे अब कहां पे, रेड फोर्ट की ओर बढ़ने लगे, लाल किले की ओर। कहा जाता है कि जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ रही थी वैसे दिल्ली में इन सैनिकों की भी सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। आम पब्लिक इन सैनिकों के पीछे हुजूम बनाकर रेड फोर्ट की ओर चल देती है। सोल्जर पहुंचते हैं कहां पे, दिल्ली में। अंतिम मुगल एम्पायर कौन बैठा था, बहादुर शाह जफर। सैनिकों ने कहा कि हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, आप हमारे लीडर बनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा कि मैं 80 साल का
बुजुर्ग आदमी आपको लीड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फाइनली जब बहादुर शाह जफर के सामने कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने फाइनली लीडरशिप एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि इन सोल्जरों का कहना था कि आप हमारे क्या होंगे, एज ए सिंबल लीडर होंगे, प्रतीकात्मक नेता होंगे आप, बाकी चीजें हमारे हाथों में होगी। बहादुर शाह जफर तैयार हो गए। हम लोग सभी लोग जानते हैं 11 और 12 मई 1857 में 1857 को दिल्ली में विद्रोह का दौर रहा। इन सोल्जर्स ने क्या किया, ब्रिटिशरों की हत्या कर दी, छावनियों को लूट लिया गया, रेड फोर्ट से ब्रिटिश एम्पायर का झंडा उखाड़कर फेंक दिया गया और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा फेंकते हुए क्या किया गया, मुगल एम्पायर का झंडा फहरा दिया गया। लेकिन फाइनली ब्रिटिश आर्मी के दो इंपॉर्टेंट लीडर्स निकलते हैं जिनके नाम थे हडसन एंड निकलसन, जिन्होंने दिल्ली के इस रिवॉल्ट को शांत किया। इसके बाद हम देखें, अगर अगली घटनाओं के बारे में देखते हैं तो अगली घटना कहां पहुंच गई, ये अगला न्यूज पहुंचा कहां पे, लखनऊ। लखनऊ के बाद अगली सूचना कहां पे पहुंची, अगली सूचना पहुंची कानपुर में पहुंची। इसके बाद से अगली सूचना कहां पहुंच गई, सभी को पता है, झांसी में पहुंच गई। ठीक है, इसके अलावा बिहार में एक स्थल था, बिहार में एक प्लेस है, जगदीशपुर पहुंच गई। जगदीशपुर में ये मेजर प्लेसेस रहे। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ अन्य छोटे छोटे स्थानों की बात करें, जैसे यूपी में जैसे कुछ प्लेसों की बात कर ले, जैसे इलाहाबाद में भी क्या रहा, ये रिवॉल्ट का झंडा बुलंद रहा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो बरेली में झंडा बुलंद रहा। इसके अलावा बात करें हम लोग फैजाबाद में भी विद्रोह का झंडा बुलंद रहा। इसके अलावा बात करें सतारा जो महाराष्ट्र में था, यहां पे झंडा बुलंद हुआ। इसके अलावा हम लोग बात करें कहां पे, उड़ीसा में झंडा बुलंद हुआ। इसके अलावा कहां पे बात करें, असोम में क्या हुआ, आपका झंडा बुलंद हुआ। तो ये कुछ मेजर प्लेसेस रहे। राजस्थान में भी आपका हम लोग जानते हैं कि झंडा बुलंद किया गया। ये कुछ मेजर प्लेसेस में आपका क्रांति का विस्तार होता है, ऐसे क्रांतियां बढ़ती है। अब इसके संदर्भ में देखिए, मैं आपको एक एक चीज करके बता देता हूं। ठीक है, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर जैसे हम लोग को याद रखना है। फर्स्ट टाइम यहां पे कहा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन जनवरी 1857 बंगाल के दमदम क्षेत्र में सैनिकों में इस खबर का फैलाव हुआ कि एनफील्ड राइफल में क्या लगे हैं, जो कटिज है, एनफील्ड राइफल की जो कटिज है उसमें काऊ एंड पिग की क्या लगे हैं, फैट्स लगे हैं। इसको लेकर यहां पर बवाल उठा। इस विवाद के बाद अगर अगले क्रम में हम लोग चलें तो इसके बाद फेब 1857 में बंगाल के ही बहरामपुर क्षेत्र में सैनिकों में यह खबर फैल गई। यह जैन की बात है। जैन में कहां पे खबर फैलती है, तो दमदम क्षेत्र में। इसके बाद से बंगाल के कहां पर भाई, बहरामपुर में। और फाइनली जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसी सीक्वेंस में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्या दिखाई देता है, यहां पर 29 मार्च 1857 को आपका कौन, मंगल पांडे, जो कहां का सैनिक था, तो कहा जाता है कि यह बैरकपुर छावनी का एक सैनिक हुआ करता था। इसकी रेजिमेंट का नाम था 34th इन्फेंट्री। 34 इन्फेंट्री का एक सोल्जर हुआ करता था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने क्या किया भाई, यहां पर देखिए, मंगल पांडे ने क्या किया, यहां पर इन राइफल, इन कटिज के यूज से मना किया, रिवोल्ट किया और अपने ऑफिसर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। फाइनली मंगल पांडे गिरफ्तार भी किए गए और फिर यहां पर इन्हें गिरफ्तार करके क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। यह है मंगल पांडे साहब। मंगल पांडे साहब का मैंने एक छोटा सा पिक भी ले लिया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा यहां पर समझने में आसानी रहेगी। बहिष्कार करने के बाद जब इन्होंने क्या किया, इसे यूज करने से मना कर देते हैं, तो यहां पर क्या करते हैं, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूजन को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। कौन, लेफ्टिनेंट आपके मंगल पांडे। फाइनली
मंगल पांडे को क्या किया जाता है, तो यहां पे 8 अप्रैल 1857 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फाइनली इन्हें फांसी दे दिया जाता है। क्रांति का बिगुल तो बजा था लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई थी। फाइनली क्रांति की शुरुआत हो जाती है कब, तो यहां पर देखें मेरठ 1857 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई। 10 मई 1857 को रिवोल्ट की यहां पर क्या होता है, स्टार्टेड हो जाती है कहां से, मेरठ से। यहां पर बिल्कुल उत्तर प्रदेश में मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत हो जाती है। मेरठ की स्पेशलाइजेशन ये थी कि इस समय ये क्या था, तो कहा जाता है कि मेरठ इस समय ब्रिटिश सरकार का आर्टिलरी हेडक्वार्टर था। यानी कि मेरठ इस समय ब्रिटिश सरकार के तोपखाने का हेडक्वार्टर हुआ करता था। यहां के सैनिकों ने इस तोपखाने को लूटा और यहां पर लूटने के बाद कहा जाता है कि फाइनली यहां पर छावनी को लूटा और फिर यहीं से यहां पे दिल्ली की तरफ मूव कर जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि अब ये जो आपके क्रांतिकारी थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे, कहां पे, दिल्ली में एंटर करते हैं। और दिल्ली का विद्रोह कब स्टार्ट होता है, 11 मई 1857 को। 11 मई 1857 को यह रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया। दिल्ली रेबेलियन स्टार्टेड ऑन 11 मई 1857। इस यहां पे अगर लीडर्स का नाम पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे, दिल्ली में चूंकि नाम मात्र के लीडर थे, लेकिन यहां पर मुगल एम्पायर कौन था भाई, मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड क्या करते हैं, एंड इनकी वाइफ थी जीनत महल, ये लीड करने का काम करते हैं दिल्ली में। फाइनली यहां के रिबेलियन को शांत किया जाता है। कहा जाता है कि यहां के रिबेलियन को फाइनली शांत कर दिया गया। इन आर्मी सोल्जर्स ने क्या किया, कहा जाता है कि इन्होंने मुगल एम्पायर डिक्लेयर कर दिया, किसको, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, यहां पर मुगल एम्पायर डिक्लेयर कर देते हैं। बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द मुगल एम्पायर, ठीक है। एंड जनरल वक्त खां को क्या किया जाता है, यहां पे आर्मी का लीडर अपॉइंट कर दिया जाता है। फाइनली मैंने जैसा कि आप लोग को कहा कि यहां पर क्या होता है, 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स निकलते हैं, कौन, हडसन एंड निकलसन। हडसन एंड निकलसन आते हैं। निकलसन हालांकि यहीं पर रिवोल्ट को कंट्रोल करते हुए मारा जाता है, लेकिन हडसन जिंदा रहता है, हडसन जिंदा निकल जाता है, ठीक है। यहां पर बहादुर शाह जफर गिरफ्तार किए जाते हैं और गिरफ्तार करने के बाद बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ जीनत महल को कहां पे भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, रंगून निष्कासित किया जाता है। यहां पे देखिए जीनत महल अरेस्टेड एंड इनको क्या किया जाता है, रंगून वापस भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और वहीं पे इनकी डेथ भी हो जाती है, याद रखेंगे। कहा जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857 को एक प्रसिद्ध उर्दू शायर हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब ने, इस प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने क्या किया था, इस रिवेलियन को अपनी आंखों से देखा था। फेमस पोएट हुआ करते थे कौन, तो यहां पे याद रखेंगे बहादुर शाह जफर, सॉरी बहादुर शाह जफर कह रहा हूं, यहां पर याद रखेंगे आपके मिर्जा गालिब। इसके बाद से रिवेलियन की अगली घटना कहां पे पहुंची, तो अगली घटना पहुंचती है आपकी इस रिवेलियन की, याद रखेंगे कहां पे, लखनऊ। लखनऊ में इसे लीड करने का काम कौन कर रही थी, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल यहां पे याद रखेंगे, बेगम हजरत महल यहां पे लीड कर रही थी, ठीक है। और कहा जाता है इन्हें एक टाइटल दिया गया था इस समय, याद रखेंगे क्या कहा गया था, महक परी। महक परी की इन्हें टाइटल दी गई थी, महक परी भी इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। लखनऊ रिवेलियन को यहां पे कहा जाता है कि समाप्त करने का काम किसने किया था, कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल द्वारा, ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा क्या किया जाता है, यहां पर इस लखनऊ के रिवेलियन को शांत किया जाता है। बेगम हजरत महल कहां पे, यहां से भाग जाती हैं और नेपाल चली जाती हैं और नेपाल में ही इनकी डेथ हो जाती है। कहा जाता है कि इनका लड़का हुआ करता था, एडॉप्टेड सन था, जिसका नाम था वर्गीस कादिर। वर्गीस कादिर के लिए ही इन्होंने क्या किया था, इस रिवेलियन को किया था, बिल्कुल याद रखेंगे।
इसके बाद यहां पे देखें अगली न्यूज कहां पहुंचती है भाई, अगली न्यूज पहुंचती है झांसी में। झांसी में कौन था, तो कहा जाता है झांसी के विद्रोह का लीडरशिप किसके हाथ में था, तो कहा जाता है गंगाधर राव यहां के रूलर हुआ करते थे, जिनकी वाइफ हुआ करती थी लक्ष्मीबाई उर्फ मनुबाई उर्फ मणिकर्णिका। गंगाधर राव की डेथ हो चुकी थी, इन्होंने एक लड़के को अडॉप्ट किया था जिसका नाम था वर्गीस कादिर, और वर्गीस कादिर को ब्रिटिश सरकार कहीं से भी एम्पायर मानने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए फाइनली यहां पर इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। फाइनली यहां पर हीरोज नामक ऑफिसर को भेजा जाता है, और हीरोज क्या करता है, यहां के रिवेलियन को शांत करता है, और रानी लक्ष्मीबाई यहां पर युद्ध करती हुई मारी जाती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कानपुर के रिवेलियन की बात करते हैं। कानपुर की अगर बात करें 5 जून की घटना है, कानपुर को लीड कर रहे थे कौन, नाना साहब। एक तो यहां पे नाना साहब थे, नाना साहब यहां पर लीड करने का काम कर रहे थे, और इनका एक्चुअल नेम क्या था, तो यहां पर देखिए नाना साहब का एक्चुअल नेम यहां पर कई बार पूछा गया है, तो यहां पर याद रखेंगे धोधू पंत। धोधू पंत और इनके सहयोगी कौन थे, तात्या टोपे, जिनका एक्चुअल नेम का था रामचंद्र पांडुरंग। इसी समय सती चौरा की घटना घटती है। सती चौरा ये यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है कि सती चौरा की घटना कहां से रिलेटेड है, कानपुर के रिवेलियन से रिलेटेड है। सती चौरा में कहा जाता है कि कुछ आपके ब्रिटिश फैमिलियां छुपी हुई थी, जो नाना साहब ने कहा था कि आपको गंगा के सहारे मैं यहां से निकालने की कोशिश करूंगा, लेकिन कहीं से कहा जाता है कि कुछ विद्रोही लोगों को पता चल गया और उन्होंने अटैक करके इन फैमिलियों की हत्या कर दी थी। इसी घटना को सती चौरा की घटना के नाम से जानते हैं। फाइनली लखनऊ से कॉलिन कैंपबेल को भेजा जाता है, कहां पे, आपके लखनऊ से कानपुर पहुंचता है, और कानपुर पहुंचकर कॉलिन कैंपबेल ने ही क्या किया था, यहां पर याद रखेंगे कैंपबेल द्वारा क्या किया जाता है, यहां के रिवेलियन को शांत किया जाता है। तो कानपुर के रिवेलियन को समाप्त करने वाला ब्रिटिश ऑफिसर कौन था, कॉलिन कैंपबेल, याद रखेंगे। सती चौरा, यहां पे द इंसिडेंस ऑफ सती चौरा का रिलेशन कहां से है, संबंध कहां से है, कानपुर रिवेलियन से है। नाना साहब क्या हुए, भागकर कहां चले गए, नेपाल हो गए, नेपाल चले गए, और यहीं पर इनकी फाइनली डेथ हो जाती है। कैसे मरे, किस तरह से मरे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है हम लोग को। इसके बात करें जगदीशपुर, जगदीशपुर बिहार में पड़ता था। यहां के लीडर हुआ करते थे कौन, कुंवर सिंह, और इनके भाई थे अमर सिंह। दोनों भाइयों ने एक बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे। इन दोनों भाइयों ने क्या किया, जगदीशपुर बिहार में, आरा, जगदीशपुर, आसपास दानापुर के इत्यादि क्षेत्रों में रिवोल्ट कर दिया। इस दौरान इन्हें लायन ऑफ बिहार भी कहा गया, यानी बिहार का शेर कहा जाता है। कहा जाता है इस रिवोल्ट में जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने क्या किया था कि यूपी और बिहार के तमाम हिस्सों पर ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका था और अपना कैप्चर कर दिया था। जैसे इन्होंने प्रेजेंट टाइम में यूपी में बलिया के बाद मऊ के बाद गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस, ठीक है, इन क्षेत्रों पे कैप्चर कर लिया था। कहा जाता है इस रिवोल्ट में कुंवर सिंह, जगदीशपुर के कुंवर सिंह एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे अधिक बार ब्रिटिश सरकार को पराजित किया था, हराया था। फाइनली ब्रिटिश सरकार ने विलियम टेलर को भेजा, और विलियम टेलर ने क्या किया, यहां पर इस जगदीशपुर के रिवेलियन को शांत किया था। कुंवर सिंह आपके मर जाते हैं, और इनके भाई उसके बाद अमर सिंह थे। अमर सिंह ने रिवोल्ट की कमान संभाली, लेकिन जब अमर सिंह कहा जाता है नेपाल भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और वहीं पे उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जगदीशपुर की घटना घटित होती है। इसके बाद अगर छोटे छोटे कुछ अन्य स्थानों और उनके लीडर्स के नाम पूछते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने प्रीलिम पर्पस से। तो यहां पर देखें, जैसे इलाहाबाद एंड बनारस में लीड कौन कर रहा था, मौलवी लियाकत अली कर रहे थे, ठीक है। फैजाबाद में कौन था, मौलवी अहमद उल्ला थे, या अहमदुल्ला कहा जाता है। बिजनौर में कौन थे, तो यहां पे याद रखेंगे मोहम्मद खान, ठीक है। इसके अलावा आपके मुरादाबाद में कौन थे, तो यहां पे अब्दुल अली खान का नाम मिलता है, ठीक है। बरेली में खान बहादुर खान थे, ठीक है। मंदसौर में कौन था भाई, तो फिरोज शाह थे यहां पर जो लीड कर रहे थे। ग्वालियर में कौन थे, तात्या टोपे कर रहे थे। असम में कौन था, कंदपेश्वर सिंह,
और मनीराम दत्त यहां पे लीड कर रहे थे। उड़ीसा में कौन थे? सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। मेरठ में कौन थे भाई? कदम सिंह का नाम आता है। और मथुरा में कौन थे? देवी सिंह का नाम आता है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। फाइनली ब्रिटिश सरकार ने जून जुलाई 1858 तक क्या किया? इन सभी रिवेलियन को शांत कर देती है। और शांत करने के बाद फाइनली क्या होता है आपका? अब यहां पर इस ब्रिटिश शांत होने के बाद कुछ चीजें ये भी याद रखेंगे आप, जैसे यहां पर इस रिवोल्ट में ब्रिटिश सरकार के सपोर्टर्स कौन कौन से? जैसे ग्वालियर के दीपांकर राव, हैदराबाद के सलार जंग, कश्मीर के गुलाब सिंह, भोपाल की बेगम और नेपाल के जंग बहादुर क्या थे? यहां पे कहा जाता है सपोर्टर हुआ करते थे। इन लोगों ने इस रिवोल्ट को शांत करने में ब्रिटिश सरकार का भरपूर सपोर्ट किया था, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग जो इस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने साफ साफ कहा था कि यदि ग्वालियर के सिंधिया और हैदराबाद के सलार जंग ने साथ न दिया होता तो शायद 1858 में ही ब्रिटिश सरकार को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर क्या होना पड़ता? इंग्लैंड वापस होना पड़ता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब देखते हैं इस क्रांति की असफलता के कारण क्या थे? यह रिवोल्ट सक्सेसफुली क्यों नहीं हुआ? ठीक है, तो यहां पे यह फेल्यूर के रीजन क्या थे अगर बारे, तो यहां पर देखें सीधे सीधे क्या मिलता है? तो ये राष्ट्रीय एकता का अभाव, यानी कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग को नेशनल यूनिटी नहीं दिखाई देती है। इंडियंस में नेशनल यूनिटी नहीं दिखाई देती है। योग्य नेतृत्व का अभाव, हमें इस पूरे के पूरे रिवोल्ट में देखते हैं कि कोई भी आपका ऐसा लीडर नहीं दिखाई देता है जो कैपेबल हो। कैपेबल लीडरशिप का अभाव पाया जाता है, जिसमें क्षमता हो कि सभी को एक साथ करके इस क्रांति को आगे बढ़ा सके। ठीक है, साथ साथ यहां पर बात करें तो एम हमें यहां पर क्या दिखाई देता है? तो यहां पर इनके निश्चित उद्देश्य कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब पर्सनल रीजन से लड़ रहे थे। साथ साथ इंडिया में क्या था? यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास था और मिडिल आपका कौन सा? एजुकेटेड पर्सन और आम जनमानस का जुड़ाव ज्यादा नहीं, यानी बिल्कुल जो लोकल लेवल कहें, अगर ग्राउंड लेवल कहें तो ग्राउंड लेवल को यह रिवोल्ट नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग कुछ और कॉजेज देखें, जैसे अंग्रेजों के आधुनिक अस्त्र और शस्त्र, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी? मॉडर्न वेपन्स आपका और यहां पर यूज कर रही थी, जो कहीं ना कहीं इसके आपकी सफलता का एक कारण बन रहा है। इंडियंस अपने ट्रेडिशनल तरीके से लड़ रहे थे, जबकि ब्रिटिश क्या कर रहे थे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। ठीक है, यहां पे देखें जो रिवोल्ट हुआ उसका क्या हुआ? वो लिमिटेड एरिया में हुआ था, जो इसकी सफलता का असफलता का कारण बना। पूरे भारत ने इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया, जो इसके कारण असफलता का कारण बना हो। कहीं ना कहीं यहां पे इनके क्या देखते हैं? व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। यहां पर देखते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ये केवल पार्टिसिपेट कर रहे थे, नेशनलिटी इसमें नहीं थी। अंग्रेजों के योग्य सेनापति कहीं ना कहीं यहां पे कैंपबेल ब्रिटिश कमांडर यहां पर कहा जाता है कि इसके सफलता के एक बहुत बड़े एक तरह से फैक्टर थे। साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये भी इस क्रांति को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। अब इसका परिणाम क्या रहा? अगर इसके परिणाम की चर्चा करें, चूंकि बच्चे देखो प्रीलिम के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो टू द पॉइंट जो टॉपिक पूछे जाते हैं वही चीजें, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो यहां पर देखिए 1858 का एक्ट आ जाता है। ठीक है, जिसके तहत ये परिणाम कुछ चेंजेस इंडिया में दिखाई देते हैं। भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, एंडेड। यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसे क्या किया गया? एंडेड कर दिया गया। साथ साथ में क्या किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 आपका इश्यू किया गया। ठीक है, साथ साथ में यह कहा गया कि अब इंडियंस के यहां पे सोशल एंड रिलीजियस अफेयर्स में कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। और साथ साथ में यहां पर जो स्टेट्स को क्या किया जा रहा था? स्टेट्स को जो अधिग्रहण किया जा रहा था उन पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें हम लोग को यहां पर दिखाई देती हैं, बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों को देख लिया हम लोगों ने। अब यहां पर हम लोग बात करें इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट के तौर पर हम क्या देखते हैं भाई? रिजल्ट के तौर पर यहां पर देख लो,
हमें क्या दिखाई दे, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण हुआ। इसका परिणाम अब भारतीयों के पक्ष में क्या देखते हैं, तो पहली बार हम देखते हैं कि भारतीयों के मन में नेशनलिटी पहली बार इंडिया में लोगों के मन में कब आई, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। गवर्नर जनरल का पोस्ट अब क्या किया गया, वायसराय के रूप में। गवर्नर जनरल जो होता था इसे क्या किया गया, अब वायसराय के रूप में यहां पे क्रिएट कर दिया गया। ब्रिटेन में एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसका नाम रखा गया यहां पे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नाम का एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया। और साथ साथ में यहां पर आर्मी का क्या किया गया, यहां पर पुनर्गठन किया गया, क्योंकि इसके लिए क्या करते हैं, एक नया कमीशन बनाते हैं जिसका नाम था पील कमीशन। पील कमीशन गठित करके क्या किया जाता है, आर्मी से इंडियन का रेशियो घटा दिया जाता है। तो ये इसके एक रिजल्ट के तौर पर देख लेंगे हम लोग। अब यहां पर कुछ स्पेशल फैक्ट आपको बता देता हूं, क्या क्या स्पेशल फैक्ट के तौर पर हम लोग को याद रखना है, जो फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, पॉमस्टर्न था। 1857 के क्रांति के समय मुगल एम्पायर कौन था, तो यहां बहादुर शाह। ठीक है, यहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। यहां पे कॉजेस क्या थे, यहां पे इमीडिएट कॉज क्या था भाई, तो यहां पे जो कटिज यूज की जानी थी। सिंबल क्या बताएंगे आप, लोटस एंड ब्रेड बताएंगे। ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर कहां, शिमला में। और ब्रिटिश आर्टिलरी हेडक्वार्टर कहां बताओगे, मेरठ में। स्टार्टेड कहां से होता है, मेरठ से। डेट क्या होती है, 10 मई 1857। और समाप्त होने का वर्ष क्या था, जून 1858। इसी चीज को मैंने यहां पर देखो इंग्लिश वालों के लिए भी यहां पर लिख दिया है, तो यहां पर इसको देख लेंगे। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, पॉमस्टर्न, याद रखनेंगे। ठीक है, मुगल एम्पायर एट दिस टाइम कौन था भाई, बहादुर शाह जफर। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ यहां पे रिवॉल्ट में कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखेंगे। इमीडिएट कॉज क्या था, यूज ऑफ ग्रीस्ड कटेज। यहां पर सिंबल ऑफ रिवॉल्ट लोटस एंड क्या था, ब्रेड, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, यहां पे ब्रिटिश आर्मी हेडक्वार्टर कहां पे था, आर्मी हेडक्वार्टर, तो यहां पे याद रखेंगे शिमला। ठीक है, हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिटिश आर्टिलरी कहां पे था, तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश। प्लेस ऑफ यहां पे बिगनिंग कहां से होती है, मेरठ से होती है। और रिवॉल्ट ऑफ स्टेट यहां पे स्टार्टेड कब होता है, तो भाई तो 10 मई 1857। और एंड कब होता है, जून 1858। तो ये है 1857 की क्रांति। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया, तो इसको बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, क्योंकि ये प्रीलिम फैक्ट्स थे, प्रीलिम के हिसाब से मैंने आपको बताया है, मेंस के पर्पस से कहीं भी नहीं बताया है। थोड़ी बहुत चीजें बस हल्की फुल्की समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी। सेशन को एक बार लाइक शेयर जरूर कर देंगे। और यहां पर जिन बच्चों ने आपका क्या किया होगा, शिक्षा कुल क्लासेस का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है, वो जरूर मोबाइल में डाउनलोड करेंगे। ऐसी ढेर सारी क्लासेस, पीडीएफ नोट्स इत्यादि आपको फ्री में मिलते रहेंगे। तो सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।